वेलकम फ्रेंड्स। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो सेशन में मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूं कंपटीशन एग्जाम, प्री बीएड प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है दोस्तों, तो हम पहले वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित 30 प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री डीएलएड ओल्ड सॉल्वर्ट पेपर 2024 के शिक्षण अभिरुचि से संबंधित पूछे गए 30 प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और थोड़ा सा प्रिपेयर करने पर ये थोड़ा सा सरलता से भी समझ आ जाता है। इसके लिए क्या होती है, गहन अध्ययन आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। आसानी से इजीली ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन इस तरीके से जो प्रश्न अभी आपको पूछ रहा है, थोड़ा डीपली पूछ रहा है, तो आपको प्रिपरेशन थोड़ा सा और अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। इस वर्ष जो आया था क्वेश्चन काफ़ी टफ था। ठीक है, चलिए, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित मतलब बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उनकी सोच क्या है, इन सब से संबंधित ही प्रश्न इसमें पूछा जाता है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इनमें से कौन सा जो है रचनात्मक आकलन है? तो रचनात्मक आकलन इसमें 4 दिया गया है, उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि पाठ में दी गई नवीन शब्दावलियों की व्याख्या करना। दूसरा, पाठ में दिए गए प्रश्नों के बच्चों से हल करवाना। तीसरा, बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहना और बच्चों से क्रियाकलाप करना और अवलोकनों को दर्ज करना। तो आप यहाँ पर समझ सकेंगे कि इनमें से कौन कौन सा जो है जो रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसा मतलब जिसमें बच्चा खुद क्या करे, रचना करे। जैसे क्रियाकलाप कराएंगे तो वो क्या होगा, बच्चा खुद अपने आप में खुद एक्टिविटी करेगा। ठीक है, जैसे पाठ में दिए गए चित्र को बनाने के लिए कहेंगे तो वो तो देख देख कर ही कॉपी कर लेगा, तो इसमें कोई रचनात्मक होगा क्या? नहीं होगा। दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करने के लिए कहना, प्रश्न दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उत्तर देगा। तो ये भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पाठ में दिए गए नवीन शब्दावलियों की व्याख्या करना, तो शब्द जो दिया गया है उस अकॉर्डिंग अगर वो क्या करता है, उन्हीं को ही क्या करेगा, वो व्याख्या करेगा। तो इसमें भी रचनात्मक आकलन होगा क्या? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकेंगे कि जो बच्चों में क्रियाकलाप करवाना और उनके हिसाब से क्या करना, उनके अवलोकनों को दर्ज करना। तो ऑप्शन नंबर बी, जिसमें केवल चौथा दिया गया है, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंद प्रकार के प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए, अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है, दृष्टिकोण को मापने के लिए उपयुक्त है, मात्रात्मक विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त है, या फिर विशिष्ट आंकड़े एकत्र करने के लिए उपयुक्त है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बंद प्रकार के प्रश्न किसे कहा जाता है। ठीक है, बंद प्रकार के प्रश्न जो ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर सिर्फ एक होता है। ठीक है, और खुले प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं, जिसके बहुत सारे उत्तर आपको देखने को मिलता है और सभी सही होते हैं। ठीक है, तो ये खुले प्रकार के प्रश्न होते हैं। बंद प्रकार के प्रश्न का मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, आपके पिता का क्या नाम है, आपकी माता का क्या नाम है, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न जो है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये सब किस प्रकार के आएंगे, बंद प्रकार के प्रश्न कहलाएंगे। खुले प्रकार के प्रश्न कौन से कहलाएंगे, जैसे अगर आपके पंख होते तो आप क्या करोगे। ठीक है, आप एक शिक्षक बन जाएंगे तो आप क्या करोगे। तो अगर ये सवाल आप बच्चे से पूछेंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार के आपको उत्तर देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका खुले प्रकार का प्रश्न कहलाता है, ये बंद प्रकार के प्रश्न कहलाते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अंतर्दृष्टि का उजागर होता है, तो भाई एक बंद प्रकार के प्रश्न आप उससे पूछ रहे हो तो उससे अंतर्दृष्टि का उजागर होगा क्या? नहीं हो पाएगा। मतलब आपका पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इसके लिए कथन जो है गलत हो रहा है, तो ये हमारे लिए सही कथन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दृष्टिकोण मापने के लिए उपयुक्त, तो ये तो है, दृष्टिकोण मापने के लिए। मात्रात्मक विश्लेषण इसमें हो जाता है, विशिष्ट आंकड़े एकत्रित करने के लिए भी उपयुक्त होता है, लेकिन इसमें दृष्टिगोचर या कोई उजागर जैसे इसमें अपने से सोच करके बताया, ऐसे वाले जो है थिंकिंग इसमें बच्चों में नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? तो समावेशी शिक्षा का जो मूल सिद्धांत होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, प्रत्येक विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरी करना, अल्पसंख्यक समूहों की बच्चों की शिक्षा। तो देखिए, आप सभी को पता होगा समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। समावेशी शिक्षा में पूरी तरीके के हर टाइप के बच्चे की, उनकी संवेदनशीलता, हर भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों को एकत्र करके उनकी संवेदनशीलता को समझते हुए उनको शिक्षा देना, यही क्या कहलाता है,
आपका समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर ही ध्यान देंगे ऐसा नहीं है, प्रत्येक विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरी नहीं करना है बल्कि उनको सिखाना है। अल्पसंख्यक समूहों को ही नहीं सिखाना है, उसमें सभी को शामिल करना है। तो ऑप्शन नंबर बी सी डी तो नहीं आएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की प्रभावी और इंगित करता है? तो प्रभावी की ओर इंगित करने वाला इनमें से कौन सा है? चार देखते हैं, उसमें से अकॉर्डिंग हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इनमें से शिक्षण की प्रभाविता की ओर इंगित कौन करता है? कक्षा में विद्यार्थियों का सक्रिय रहना, जी बिल्कुल, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? सक्रियता ही को ही दिखाता है। दूसरा है कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, ये भी ज़रूरी है। कक्षा में आप क्या कर रहे हैं? अनुशासन बनाए रहेंगे, लेकिन शिक्षणता की प्रभाविता इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि अनुशासन तो बच्चे के ऊपर ही रहता है और शिक्षक के ऊपर रहता है, इसमें शिक्षण से रिलेटेड कोई प्रभाविता देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा है कि विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, तो ये जैसे ही आप शिक्षण के दौरान ही इसमें शामिल होता है कि आप प्रश्न बच्चों से पूछें। चौथा है कि विद्यार्थियों के अनुभवों को प्राथमिकता देना, कि बच्चा जो पहले उस टॉपिक के बारे में क्या क्या जानता है आप उसको पहले पूछिए। ठीक है, कि आपने पता होगा कि क्लास आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में प्रश्न उत्तर काल रहता है, जिसमें आप प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, तब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसमें विद्यार्थियों के अनुभवों को क्या करना है? आपको प्राथमिकता देना है, उनको जानना है, उनकी बातों को सुनना है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका? पहला, तीसरा और चौथा बस सही हो रहा है, चौथा दूसरा नहीं हो रहा है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन नंबर सी हमको देखने को मिल रहा है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शैक्षिक शोध के चरणों की जो क्रमानुसार है उसको व्यवस्थित करना है। देखिए, शोध समस्या का चयन, शोध विधि का चयन, शोध प्रश्नों का निर्माण, आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण और परिणाम सूचित करना। तो यहाँ पर इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? पहले तो आप जो है शोध समस्या का चयन करेंगे, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। उसके बाद है शोध प्रश्नों का निर्माण करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे लिए क्रम का दूसरा। उसके बाद हो जाएगा आपका शोध का चयन करेंगे कि कौन सा आप कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। उसके बाद हो जाएगा आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका चौथा। और आप लास्ट में क्या करेंगे? परिणाम सूचित करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पांचवा। तो ये क्रम हमको देखने को मिल रहा है ए सी बी डी ई, ए सी बी डी ई हमको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ इनमें से कौन सा है? हमको ये बताना है। सीखने में बाधा उत्पन्न करती हैं, आप सभी को पता होगा कि कक्षों में विद्यार्थियों द्वारा की गई जो गलतियां हैं वो सीखने में बाधा उत्पन्न करती है क्या? दूसरा, विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। तीसरा, सीखने में विद्यार्थियों की कमजोरी की परिचय कराता है। या फिर डी, सीखने की गति को धीमी कराता है। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि जो जो गलती करता है वही जो है सीख पाता है ना। तो विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने में क्या होता है? सहायता होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा गलती करेंगे बच्चे उतना ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, तो उसकी समस्या का समाधान करने में सहायता मिलती है, क्योंकि जो एक बार गलती कर चुका होता है वो दोबारा गलती करता है तो ऑटोमेटिक उसको याद आ जाता है कि मैंने ये गलती की थी तो इसमें सुधार कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पास बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 57। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आपने तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल आता है ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि इसी संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, और कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन में से एक अभिकथन दिया गया है और आर उसका कारण दिया गया है, मतलब रीज़न दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको उत्तर देना है। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, कारण आर अभिकथन ए का सही व्याख्या करता है। दूसरा बोल रहा है कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, किंतु कारण आर अभिकथन ए का सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा बोल रहा है कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही नहीं हैं। और डी बोल रहा है कि कथन ए गलत है और कारण आर सही है। तो पहले तो देख लेते हैं कि कथन और कारण क्या है। जो अधिगम है वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो बिल्कुल सही है। आप सभी को पता होगा कि अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सीखना को ही इस शिक्षण अभिरुचि मतलब सीडीपी या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट के भाषा में अधिगम के रूप में या अधिगम शब्द उपयोग किया जाता है। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना।
ठीक है। सीखना के लिए अर्थात अधिगम के उपयोगी होने के लिए उसे जीवन में जोड़ा जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पहला जो कारण है बिल्कुल सही है और दूसरा उसका जो अभिकथन है वो भी सही है, ठीक है। लेकिन ये एक दूसरे को क्या करता है, पूरी तरीके से सही व्याख्या करता है। तो अधिगम जीवन पर्यंत चलता है और जीवन जीने के लिए इन सबको एक दूसरे से जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के लिए लाभ है। अभी आप मेरे से क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन तरीके से ले रहे हैं, तो ये सीखने के लिए कौन पद्धति के बारे में ही आपको कौन सा लाभ है। सीखने का जो है लचीला वातावरण आपको मिल रहा है, जो बिल्कुल हाँ लचीला वातावरण आपको मिल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से प्रशिक्षक से अंतःक्रिया में कमी, जी बिल्कुल, आप जो अभी वर्तमान में जो कह पा रहे हैं या फिर अपना कोई भी डाउट पूछ रहे हैं वर्तमान में मेरे पास तो नहीं पहुंच पा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये कन्वर्सेशन में क्रिया हो सकता है। जैसे मैं अभी लाइव आता तो आप बिल्कुल आपका जो है सवाल को मैं बिल्कुल पढ़ पाता और उसका उत्तर दे पाता, ठीक है। उसी तरीके से सीखने की कार्यक्रम में लचीलापन, उसी तरीके से संप्रेषण कौशल में कमी। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि इसमें से कौन सा जो है सही आ रहा है, ठीक है। तो सीखने की कार्य जो पहला तो है सीखने में लचीला बिल्कुल वातावरण है, और चौथा है सीखने के कार्यक्रम में लचीलापन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो है पहला है और तीसरा है यही बस सही है, क्योंकि सीखने की अंतःक्रिया में तो बिल्कुल कमी आ रही है, संप्रेषण कौशल में भी कमी आ रही है। शिक्षण पद्धति की जो हमारे लिए लाभ है वो क्या हमको देखने को मिल रहा है कि पूरी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जिसमें 1 और 3 जो है सही देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखते हैं नीचे दिए गए कथन, जिसमें फिर से अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। तो पहले अभिकथन और कारण देख लेते हैं। तो अभिकथन कह रहा है कि शिक्षकों को कक्षा में रचनात्मक आकलन का उपयोग करना चाहिए, जिससे वे अभ्यर्थियों की प्रगति का निरंतर आकलन कर सके, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि केवल रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के बारे में सूचनाएं एकत्रित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसमें कथन एक दिया है और दूसरा जो है कारण दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि इसमें कथन और कारण दोनों एक तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों जो है बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि कथन जो अभिकथन जो है वो कारण जो है दोनों एक सही तो है, लेकिन इसका जो कारण भी जो बताया जा रहा है अभिकथन का कारण वो बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के संदर्भ में सही है। तो बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा सही है। विकास अल्प अवधि की प्रक्रिया होती है, बिल्कुल नहीं। विकास जो है एक कंटिन्यू चलता है लेकिन उसके बाद धीमा हो जाता है। विकास का तात्पर्य केवल मात्रात्मक पहलू परिवर्तन से है। तीसरा जो है विकास का तात्पर्य केवल गुणात्मक पहलू के परिवर्तन से है। या डी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो देखिए विकास जो है अल्प अवधि के बाद जो है नहीं रुकता है, बल्कि वो हमेशा कंटिन्यू सतत रूप से चलते रहता है। भले विकास की गति कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन वो पूरी तरीके से चलता है। विकास का तात्पर्य मतलब आप समझ रहे हैं कि विकास का जो तात्पर्य केवल मात्रात्मक पहलू से होता है क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि विकास जो है हमेशा निरंतर चलते रहता है, जीवन से लेकर के मृत्यु तक, ठीक है। कुछ ना कुछ जो है सीखते ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से कथन कक्षा में आयोजित गतिविधियों के संबंध में गलत है। तो जो गलत है हमको उसको बताना है। रट कर सीखना, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो है गतिविधियों में चुनौती का तत्व होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए चुनौती का तत्व, है ना, तभी तो बच्चा सीखेगा, चुनौती को पार करेगा। तीसरा है गतिविधि समूह में ही की जाना चाहिए, अकेला नहीं। तो भाई एक्टिविटी जो है कुछ एकल एक्टिविटी होता है, कुछ गतिविधियां जो है सामूहिक रूप में हुई होती है। तो ये तो पहला रट करके सीखना ये नहीं होगा और गतिविधियां ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है कथन जो है गलत है। कोई खेल गतिविधियां हो सकता है, मतलब कहा जा रहा है कि कोई भी गतिविधि है उसमें कोई भी खेल से ही बच्चे तो सीखते हैं ना, खेल खेल में ही शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ पास रट करके सीखना और जो गतिविधि में से केवल समूह रूप में रखना, ये मतलब पहला और तीसरा क्या हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि हमको गलत वो बताना है ना, तो गलत हमारे लिए पहला और तीसरा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ये ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यचर्या के विकास में आप निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मतलब महत्व देंगे, किसे महत्व देंगे। सीखने की प्रक्रियाओं को, सामाजिक सहभागिता को,
विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को, सीखने की गतिविधियों को। तो आप दोस्तों यहाँ पर बताइए कि सीखने की प्रक्रिया मतलब जो है पाठ्यचर्या की जो विकास कर रहे हैं उसमें सबसे अधिक महत्व आप किसे देना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें सीखने की जो प्रक्रिया है, सामाजिक अधिगम है, विद्यार्थियों की क्षमताओं की आवश्यकता है, सीखने की गतिविधियाँ हैं, ये सभी सभी अलग प्रकार के हैं। ठीक है, जिसमें विद्यार्थियों की क्षमता और उसकी आवश्यकता को देखते हुए इनको ज़्यादा महत्व देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया में क्या होता है। तो विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी होती है, शिक्षण ज्ञान देने के लिए वाली एक भूमिका में, या फिर सीखने में अंतःक्रिया का कोई स्थान नहीं होता, या सीखना सामाजिकता में होता है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया में क्या होगा। तो रचनावादी शिक्षण जो प्रक्रियाएं हैं उसमें जो है दोस्तों आपका विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होती है, आप सभी को पता होगा, और सीखना एक सामाजिकता में ही होता है। तो यहाँ पर पहला और चौथा इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में हमको ये देखने को मिल रहा है। ठीक, इस समय कूट वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए थे दोस्तों, तो इसी तरीके से ही आपको आधार से मानते हुए आपको तैयारी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, कि आप सभी को पता होगा जीन पियाजे ने सीखने के जो है 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। उन्हीं 4 अवस्थाओं को यहाँ पर अलग अलग क्रम में दे दिया गया है, तो सही व्यवस्थित क्रम में देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, तो वह अवस्था जिसमें बच्चा जो है संवेदनशीलता से सीखता है उसे ही संवेदीगामक अवस्था कहता है, जिसमें बच्चा बोल करके मतलब मुंह से, आँख से, कान से, नाक से और त्वचा से ही वो सीखता है, जिसे संवेदी अवस्था कहते हैं। इसका आयु काल जो बताया गया है 0 से 2 वर्ष तक का बताया गया है। ठीक है, उसके बाद जो बताया गया है दोस्तों, उसके बाद जो बताया गया है वो क्या बताया गया है, वो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। वे संक्रियात्मक अवस्था जो देख नहीं, मतलब जिस चीज़ को क्या करता है दोस्तों, वो सिर्फ कहा जाए तो सिर्फ समझते हुए, सोचते हुए और आगे चलते हुए, है ना। तो वो क्या होता है, वह अवस्था जिसमें पूरी तरीके से सोचते हैं उसमें पहले की अवस्था क्या कहलाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। उसके बाद आता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा खुद देखता है, खुद समझता है और खुद क्या करता है, उस पर विचार विमर्श करता है। ठीक है, और अंतिम अवस्था जो होती है वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जिसमें पूर्ण रूप से अपना ही मतलब जिसमें बिना किसी संदेह के ही अपना निर्णय ले सकता है और औपचारिक रूप से उसमें भागीदारी ले पाता है। ठीक है, सही गलत का अनुभव इसमें कर पाता है। ठीक है, तो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले में आएगा आपका संवेदी पेशी अवस्था, या फिर संवेदी गामक अवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका ए नंबर का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद बी नंबर का आएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद डी नंबर का आएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है कॉलम की तरह से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि एक तरफ दिया गया है दर्शनवाद और दूसरी तरफ दिया है उसके आदर्श शास्त्र। ठीक है, तो सबसे पहले आदर्शवाद। ठीक है, तो आदर्शवाद मानने वाले कौन थे, तो आदर्शवाद मानने वाले जो थे वो कौन थे, प्लेटो थे। ठीक है, प्रयोजनावाद के जनक कौन थे, तो आप सभी को प्रश्न पूछा जाता है कि प्रयोजनावाद के जनक होते हैं वो जॉन डीवी है। ठीक है, तो इस चीज को, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, आदर्शवाद के जनक हो जाएगा प्लेटो और प्रयोजनावाद के जो जनक हो जाएंगे आपका जॉन डीवी हो जाएगा। और प्रकृतिवाद के जनक कौन होंगे दोस्तों, तो प्रकृतिवाद के जो जनक होंगे वो रूसो है और यथार्थवादक के जनक जो है जॉन लॉक है। तो इस तरीके से कौन सा क्रम है यहाँ पर आप देख लीजिए, मिला लीजिए, उस अकॉर्डिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप याद रख लीजिए आदर्शवाद कौन है, प्लेटो है। ठीक है, मतलब आप कोई भी चीज़ को खाते हैं तो प्लेट में रख करके खाइए, आदर्श के साथ खाइए। ठीक है, जानवरों की तरह नहीं खाना है, तो आपको एक आदर्श के रूप में खाना है। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। प्रयोजना है जॉन डीवी, प्रकृतिवाद के जनक कौन है, रूसो। ठीक है, उसी तरीके से यथार्थवाद के जनक कौन है, जॉन लॉक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ दिया गया है मनोवैज्ञानिक और दूसरी तरफ दिया है दोस्तों उसका सिद्धांत। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। तो ई एल थॉर्नडाइक, तो थॉर्नडाइक जो है इन्होंने क्या किया था और इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था दोस्तों वो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, उसी तरीके से पावलाव है, तो पावलाव जो है इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था।
ठीक है, लार और कुत्ते को लेकर के और घंटी को लेकर के। उसी तरीके से बीएफ स्किनर है, जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, जो है यहाँ पास जो है बताया था। और चलिए रुकिए ना थोड़ा सा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, जो थॉर्नडाइक है वो जो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और उसी तरीके से पावलाव जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। और बीएफ स्किनर जो है दोस्तों, ये दिया था क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, ठीक है। और जो कोहलर है, कोहलर के द्वारा जो है सूझ का सिद्धांत दिया गया था, जिन्होंने चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। बीएफ स्किनर ने चूहा और आपका जो है बिल्ली मतलब कबूतर पर प्रयोग किया था, और पावलाव जो है बिल्ली पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने जो है अपने ही जो है पुत्र पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के सही व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक है? तो भाई जब भी प्रशंसा की बात आती है तो उसे ही आपको क्या करना है, टिक लगाना है। किसी भी बच्चे को मोटिवेट करना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना है, तो प्रशंसा ही बहुत ज़्यादा चीज़ माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च, जिसे क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। आपने बीएड में पढ़ा होगा एक्शन रिसर्च पर, आपने फाइल तैयार किया होगा कि विभिन्न पदों का अनुक्रमण व्यवस्थित कीजिए। जिन्होंने बीएड किया है उनके लिए है दोस्तों, क्योंकि एक्शन रिसर्च वाला फाइल आपको बनाने के लिए कहा जाएगा जब आप बीएड में इंटरेस्ट जो है करेंगे द्वितीय वर्ष में, तो ठीक। आपका डीएलएड में भी ये एक्शन रिसर्च का फाइल जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसमें परिकल्पना करना, समस्या को परिभाषित करना, साक्ष्य प्राप्त करना, परिकल्पनाओं का परीक्षण करना और सामान्यीकरण करना। तो ये सब के बारे में जो है यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो करना पड़ेगा दोस्तों, वो क्या करना पड़ेगा, आपको समस्या को परिभाषित करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको परिकलन करना बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो है दोस्तों आपको परिकल्पनाओं का परीक्षण करना पड़ेगा। उसके बाद आपको साक्ष्य ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद उसका सामान्यीकरण करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है इसका क्रम। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन व्यक्ति को विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? तो विकास की प्रक्रिया के बारे में जो दोस्तों कौन सा जो है सही है, तो इसमें जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका केवल और केवल तीसरा। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। विकास की जो प्रक्रिया है, ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है, एक पिछला है ना, तो थोड़ी देर पहले मैंने यही क्वेश्चन बताया था, लेकिन उसमें प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो क्या था, अलग था। इसमें और भी कूटदेश के अंतर्गत दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ, बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर से थोड़ा सा संबंधित इसमें पूछा गया है। एनसीएफ 2005, इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा कि एनसीएफ 2005 का इसमें क्या हो जाएगा कि बिना बोझ के शिक्षक के रूप में ही आपको ये देखने को मिला था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एनसीएफ फ्रेम स्ट्रक्चर 2022। तो ये किसको इंटीग्रेट कर रहा था, तो ये जो है पंचकोशीय विकास को बताया गया है। उसी तरीके से एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो ये है दोस्तों किसको परिभाषित किया गया है, तो ये परिभाषित किया गया है आपका बहुभाषिता को बताया गया है, ठीक है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो था उस समय 1984 का ये था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से जाना गया था, ठीक है। तो ये आपको क्रम देखने को मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ योजना लेखन की प्रणाली की व्यवस्था कीजिए। तो मतलब जो पाठ लेखन होती है उसकी व्यवस्था आप किस तरीके से इसमें करेंगे? पूर्व ज्ञान, अधिगम के उद्देश्य, पुनरावृत्ति, विषय वस्तु की प्रकृति या फिर गृह कार्य, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा गृह कार्य शुरू में देते हैं क्या, नहीं देते हैं। तो आपको देखने को मिल रहा है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ऑप्शन को आप काटने के लिए देखते रहिए ताकि आप अच्छे से इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है अधिगम का उद्देश्य बनाना है, ठीक है। आपका ये पहला नंबर का होगा। बी में किसमें आपको देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक ही में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद होगा आपका पूर्व ज्ञान, आप उसके है क्या नहीं है आप उसको पहले पूछिए, ठीक है, बच्चों से। उसके बाद है दोस्तों विषय वस्तु की प्रकृति को बताना है, ठीक है। और उसके बाद आप जो पढ़ा है उसका फिर से पुनरावृत्ति करना है और गृह कार्य दे करके छुट्टी कर देना है। यही तो है ना क्लास का, एक क्लास में सिर्फ यही लिया जाता है, ठीक है। जब आप बीएड करेंगे इन सब के बारे में चरणों के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। कथन 1 क्या कह रहा है कि शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है। दूसरा, शिक्षा के बिना कोई भी समस्या समाज स्थिरता और निरंतरता प्राप्त नहीं करता है।
और उपरोक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनमें कथन 1 और कथन 2 दोनों दिया हुआ है, उस अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, बताना है कि कथन दोनों सत्य है, दोनों असत्य है, या एक सही है एक गलत है, या एक गलत है दूसरा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका कथन 1 और कथन 2 दोनों के दोनों क्या है, सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने के संबंध में कौन सा कथन संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार सही है। तो यहाँ पर कौन सा दृष्टिकोण जो है संरचनावादी दृष्टिकोण के हिसाब से सही है, तो है दोस्तों सीखने के सामाजिकता से अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जब आप सीख रहे हैं तो समाज के बीच आपको अंतःक्रिया बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, सीखना याद करने की प्रक्रिया है, यह है क्या बताइए, तो यह तो रटने जैसा हो जाएगा। ज्ञान निर्माण के लिए सजा महत्वपूर्ण है, नहीं है। सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो चौथा हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। काफ़ी टफ क्वेश्चन है, इस तरीके का प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ये तो भर्तियां जो आती है उसमें भी इस तरीके का प्रश्न पूछा गया था, सेम वही प्रश्न उठा करके इसमें कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित कीजिए। जो है मुदालियार कमीशन, राधा कृष्ण कमीशन, राम मूर्ति समीक्षा कमीशन, कोठारी कमीशन, प्रोफेसर यशपाल समिति, इन सब के क्रम को आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो आया है वो है दोस्तों आपका डॉक्टर राधाकृष्ण मिशन, उसके बाद जो है आपका आया है मुदलियार कमीशन, उसके बाद आया है दोस्तों आपका कोठारी कमीशन, उसके बाद आया है आपका राम मूर्ति समीक्षा, उसके बाद आया है प्रोफेसर यशपाल। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और आप इसके बारे में डिटेल में जब मैं क्लास लूँगा तो कब कब कौन सा काल जो है सन में आया हुआ है और उसका उद्देश्य क्या है, उसका कमीशन बनाने का उद्देश्य क्या था, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल क्लास कंटिन्यू करते रहिए, देखते रहिए। परियोजनाओं की नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना विधि निम्नलिखित में से पदों का क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो क्रम को इसमें फिर से जमाना है। देखिए क्वेश्चन बहुत डीपली पूछा गया है, प्रश्न को ही पढ़ते और समझते ही बहुत अधिक समय लग जाएगा, आप फिर है ना, तो आप जो है प्रिपेरेशन अच्छे से कीजिए ताकि आप अच्छे से नंबर इसमें स्कोर कर सकेंगे। ठीक है, चलिए तो इसके लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो इसमें आएगा वो है परियोजना का चयन करना और उसका उद्देश्य बनाना। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, परियोजना का नियोजन करना, किस तरीके से आप उसको हल करना है उसको। ठीक है, अब उसके पश्चात दोस्तों आपको क्या करना होगा कि परियोजना का कार्य क्रमान्वय जो है आपको उसको देखना होगा। उसके बाद है परियोजनाओं का मूल्यांकन करना होगा और अंतिम में आपको परियोजना का अभिलेखन करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ई इसके लिए डी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा। बीएड और डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। विषय का ज्ञान, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध, कक्षा प्रबंधन, या प्रयुक्त शिक्षण विधियाँ। तो आप सभी को पता होगा कि किसी भी कार्य को करने के लिए शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संबंध को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक मेरे चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रबुद्ध भारती परिप्रेक्ष्य पंचकोश विकास में इनमें से किसका संबंध है, तो किससे संबंधित है परिप्रेक्ष्य पंचकोश का, उसका उद्देश्य को लेकर के मैंने थोड़ी देर पहले जो मैच द कॉलम आया था उन्हीं से ही ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फाउंडेशन स्टेज 2022 इन सब के बारे में ही पंचकोश प्रणाली के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण करने की सबसे उपयुक्त प्रणाली है, तो इसके लिए उपयुक्त प्रणाली में से कौन सा विषय वस्तु को बच्चों के दैनिक जीवन में जोड़ना। तो विषय वस्तु को क्या हो जाएगा, बच्चों के दैनिक जीवन में जोड़ने वाला काम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो नई पाठ्यचर्या जो संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है, तो मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं इसमें शामिल है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत, तो ये जो शामिल की गई है वो कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं है। ठीक है, कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रणाली को प्रभावित करने को इंगित नहीं करता है, इस चीज़ को ध्यान लीजिए,
नहीं करता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना ये इंगित नहीं करता है प्रभाविता के लिए। इससे संबंधित एक और प्रश्न हमने पिछले भी ही इसमें देखा है जिसमें प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, सेम वैसा ही प्रश्न इसमें है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों जो है हिंदी से पूछे गए 10 प्रश्न कौन कौन से हैं। आप इसमें देखिए किस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे गए थे। इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होकर के इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देखने को मिलता रहेगा। और भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट मैंने प्लेलिस्ट में अब बना करके रखा है, आप उसको देखिए, वहाँ से प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे वीडियो अभी कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।